नमस्कार साथियों और एक महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और आपकी क्लासेस बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होंगी, मैं ऐसा आशा करता हूँ और आप हर एक सब्जेक्ट को और हर एक टॉपिक को आप क्लियर कर रहे होंगे और साथ ही साथ आप टेस्ट भी लगा रहे होंगे। क्योंकि आपको एग्ज़ाम से पहले टेस्ट तो लगाना ही है साथियों। एग्ज़ाम से पहले नहीं, आपको हर एक रोज़ टेस्ट को लेके चलना होगा क्योंकि हमारे पास में समय बहुत कम है। क्योंकि अगर आप पटवारी को टारगेट कर रहे हैं या फिर फॉरेस्ट को टारगेट कर रहे हैं तो आपको पता है 3 से 4 मंथ बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है और हमारे पास में समय बहुत कम है। तो इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना होगा, साथ ही साथ हर एक टॉपिक को क्लियर करना होगा, हर एक सब्जेक्ट को क्लियर करना होगा और आपको टेस्ट देते रहना होगा, ठीक है? और ऐसे ही जो कंटेंट है वो मैं आप लोगों के लिए लाते रहा हूँ और हर एक सब्जेक्ट का कंटेंट मैंने आप लोगों को यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से देने का प्रयास किया है। सो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप कहीं कोचिंग नहीं जा रहे हैं और आप एक गरीब परिवार से अगर आते हैं सो आपको यहाँ से डाटा बहुत ज़्यादा मिलने वाला साथियों। बस आप हर एक डाटा, हर एक सब्जेक्ट को और हर एक क्लास को अगर आप सही दिमाग से अगर सुनते हैं और सही अच्छे तरीके से अगर एनालिसिस करते हैं इन क्लासेसों का तो आप यहाँ से बहुत ही फ़ायदा उठाओगे साथियों और आप एग्ज़ाम के बहुत करीब जा सकते हैं। क्योंकि इन नोट्सों को बनाने के लिए मुझे बहुत समय लगा है और साथ ही साथ यहाँ पे ये जो क्लासेस में आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूँ, इन्हीं के जो पूरे नोट्स हैं वो नोट्स भी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। सो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में और साथ ही साथ पूरे क्लासेसों में आप बने रहे और हर एक क्लास को देखिए। और ये जो पूरे क्लास आप लोगों को मिलेंगे साथियों, हर एक सब्जेक्ट के क्लास मिलेंगे आपको पूरे प्लेलिस्ट में। सो आपको जाना है सलाम एजुकेशन चैनल में और वहाँ प्लेलिस्ट में जाके आपको हर एक सब्जेक्ट, आप जो भी सब्जेक्ट को देखना चाहते हो वो आप पूरा देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैं पूरा जो पीडीएफ है पूरा फ्री आप लोगों को यहाँ पे देने का प्रयास कर रहा हूँ। सो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है साथियों कि अब आप अपनी जो तैयारी है उसको सही दिशा देते हुए अच्छे से कीजिएगा, ठीक है? सो अब हम चलते साथियों व्यंजन पे, क्योंकि हमने यहाँ पे जो स्वर है उस स्वर के पूरे जो पार्ट्स है जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना थी उन्हें हमने पूरा कवर कर लिया है, ठीक है? अब हम चलते हैं व्यंजन। सो अब हम यहाँ पे कवर करेंगे साथियों व्यंजन, ठीक है? सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने स्वर को बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन कर लिया होगा क्योंकि हम लास्ट में जो इसमें क्वेश्चन लगाएंगे ना साथियों, सो अगर आप इसमें रिवीजन अगर नहीं करते हैं तो आपसे बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो मिस होंगे और आप कर नहीं पाओगे। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप उन क्लासेसों को देखिए और उसके बाद में आप एक बार रिवीजन कीजिए ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जा सके, ठीक है? सो अब हम यहाँ पे कवर करेंगे साथियों व्यंजन, ठीक है? सो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि व्यंजन क्या होता है, ठीक है? सो आपको याद रखना है साथियों कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय आपको क्या याद रखना है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा हवा कैसा हो, हवा की गति कैसी होनी चाहिए, आभाद यानी कि हवा की गति कैसी होनी चाहिए, आभाद गति से मुख से बाहर निकल रही हो। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो कि यह व्यंजन है, ठीक है? तो इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा जो है आबाद गति से मुख से बाहर की ओर निकलती है, वह वर्ण क्या कहलाती है, उनमें पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है, ठीक है? उसमें क्या होता है, पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है, व्यंजन कहलाते हैं। इस परिभाषा को आपको याद रखना है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा अबाध गति से मुख से बाहर निकलती है, ठीक है, तथा उसमें पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है, व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है? या फिर जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। सबसे आसान शब्दों में अगर आप इसका परिभाषा समझने का प्रयास अगर करें साथियों तो ये होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाता है। क्योंकि आपको पता है साथियों कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बनाता है और नहीं इससे यानी कि बिना स्वर की सहायता से आप इनका उच्चारण नहीं कर सकते हैं, ठीक है? सो इसका आप परिभाषा क्या निकाल सकते हैं कि जिन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है, ठीक है? और व्यंजनों की संख्या
होती है साथियों, ये याद रखना है आपको 33, ठीक है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? सो आपको याद रखना है व्यंजनों की जो संख्या होती है साथियों कितनी, 33, ठीक है। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो व्यंजनों का जो वर्गीकरण है मुख्यतः सामान्य, यानी कि व्यंजन व्यंजन वर्ग का वर्गीकरण सामान्यतः निम्न प्रकार से किया गया है, ठीक है। सो हम एक एक वर्ग, एक एक पार्ट को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो स्पर्श, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे स्पर्श व्यंजन, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं साथियों? स्पर्श व्यंजन जो है अलग अलग यहाँ पे जो वर्गों में विभाजित किया गया है। हम एक एक वर्ग को देखते हैं, जैसे क वर्ग हो गया, है ना, क वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया, इत्यादि जो है 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। इनका उच्चारण क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ स्थानों से स्पर्श करते हुए होता है, ठीक है, ठीक है। तथा इन्हीं कारणों से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, और तथा इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इनमें जो वर्ग होते हैं साथियों, 5 वर्गों में, इन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है, और हर एक वर्ग में कितने 5-5 व्यंजन होते हैं, ठीक है। और हर वर्ग का नाम जो है पहले व्यंजन वर्ण के अनुसार ही रखा गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इस पॉइंट को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं साथियों? स्पर्श व्यंजन व्यंजन इसका उच्चारण जो है क्रमशः कंठ, कंठ हो गया, आपको याद रखना है कंठ, है ना, क्या क्या कंठ, है ना, उसके बाद में तालु, उसके बाद में मूर्धा, उसके बाद में दंत और ओष्ठ, ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से होता है। इनका उच्चारण इन कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ, इन स्थानों से होकर स्पर्श होता है। इसी कारण इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। तथा इन्हें इन्हें कितने 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये निकल के सामने आती है क्योंकि इनका जो पहला वो जो वर्ण होता है, इन्हीं के आधार पर इनका क्या किया गया है, नामकरण किया गया है इनके अलग अलग वर्गों का, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे, अब सबसे सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये याद रखना साथियों कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। सो आपको याद रखना है इसमें जो व्यंजन होते हैं, है ना, व्यंजन होते हैं कितने, 25, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इनके वर्ग देख लेते हैं। क वर्ग की हम बात कर सकते हो, तो जो क वर्ग होता है, क में क, ख, ग और घ और ण, ये आपको याद रखना है। कौन कौन से ख वर्ग के अंतर्गत आते हैं ये, ठीक है। इसी में हम च वर्ग की बात करें तो च वर्ग के अंतर्गत आएंगे साथियों च, छ, ज, ज और ण, ठीक है, ये च वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और ट वर्ग की हम बात करें तो ट वर्ग में आते हैं ट, ठ, ड, ढ और ण, ठीक है। इसी में ता वर्ग को आपको याद रखना है। ता वर्ग के अंतर्गत आएंगे साथियों त, थ, द, ध और न, ठीक है। इनका उच्चारण आप सही ढंग से कीजिएगा साथियों, जिससे कि आपके दिमाग में हर एक वर्ण जो है आपके दिमाग में बैठना चाहिए, ठीक है। इसी में हम अगर प वर्ग की बात करें, सो प वर्ग के अंतर्गत आएंगे साथियों प, फ, ब और भ और म, ठीक है। ये जो वर्ण होते हैं साथियों 25 व्यंजन होते हैं जो कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और ये अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है, इनको भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो यहाँ पे 5 वर्ण यानी कि 5 वर्ग दिया गया है, उन 5 वर्गों को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान से आपने यहाँ पे सुन लिया होगा और पढ़ लिया होगा। और आपके पास में अगर पेन कॉफ़ी है तो इन्हें आप एक बार लिख लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में सही ढंग से बैठ पाए, ठीक है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट अगला देखेंगे साथियों अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है साथियों? अंतस्थ व्यंजन वे होते हैं, ये तो हमने पहले हमने क्या किया 25 जो व्यंजन हैं उनको अलग कर लिया। अब बचे जो व्यंजन हैं उनको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं साथियों य, र, ल और व अंतस्थ व्यंजन होता है। ये स्वर और व्यंजन के बीच में स्थिति यानी कि स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होते हैं, जो कि जीभ, तालु, दंत, क्या क्या जीभ, तालु, ये आपको याद रखना है, जीभ, तालु, दंत, है ना, दंत और ओष्ठ के परस्पर परस्पर शटनों के यानी कि परस्पर
से उच्चारित होते हैं किंतु कभी भी पूर्ण स्पर्श नहीं होते हैं, अतः ये कैसे होते हैं, अंतस्थ व्यंजन या फिर अर्धस्वर व्यंजन भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सो मैं इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि अंतस्थ व्यंजन क्या होता है साथियों। तो अंतस्थ व्यंजन में आपको याद रखना है य, र, ल और व क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और ये वे वर्ण होते हैं साथियों, ये वे वर्ण होते हैं जो स्वर और व्यंजन की व्यंजन के बीच में स्थित होते हैं, व्यंजन के बीच में होते हैं। और इन्हें जीभ, तालु, दांत, है ना, जीभ, तालु, दंत और ओष्ठ को परस्पर स्पर्श करते हुए उच्चारित होते हैं किंतु कभी भी पूर्ण स्पर्श नहीं होते हैं। ठीक है, अतः इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है या फिर अर्धस्वर व्यंजन कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन साथियों, सो आपको याद रखना है य, है ना, क्या क्या है, सो आपको याद रखना है य, र, ल, है ना, य, र, ल और व, 4 है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ में हम अगले चलते साथियों नेक्स्ट अगले पॉइंट पे। सो आपको नेक्स्ट अगला पॉइंट देखने को मिलता है यहाँ पे उष्ण व्यंजन। ठीक है, सो उष्ण व्यंजन क्या होता है, उष्म व्यंजन। ठीक है, माफ कीजिएगा, उष्म व्यंजन है। सो उष्म व्यंजन क्या होते हैं साथियों, उष्म व्यंजन के अंतर्गत हम यहाँ पे पढ़ते हैं स और ह, है ना, स, श और ह, इन चारों को यहाँ पे हम लेते हैं ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत, है ना। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत कितने चार वर्ण यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऊष्म व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण एक प्रकार की कैसे रगड़ या फिर घर्षण से उत्पन्न होता है और जिसमें उष्मा या वायु से होती है। इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, वायु या उष्मा के कारण, उष्मा से होती है और इसीलिए इन्हें उष्मा व्यंजन भी कहा जाता है। और ये कितने प्रकार के कितने होते हैं, सो 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं, सो आपको यहाँ पे याद रखना साथियों, 4 कौन कौन से होते हैं, है ना, स और श और ह, है ना। ये ऐसे वर्ण हैं, अगर आप उच्चारण करोगे तो आप, यानी कि इनका जो उच्चारण होता है ना साथियों, घर्षण के साथ में, यानी कि रगड़ के साथ में इनका उच्चारण होता है, घर्षण के साथ में होता है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, उष्म व्यंजन कहा जाता है, जिसमें उष्मा या फिर गर्मी के साथ में ये कैसे होते हैं, बाहर निकलते हैं मुख से। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसीलिए इन्हें उष्मा व्यंजन कहा जाता है, उष्म व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उष्म व्यंजन के जो वर्ण है वो भी आपको याद हो गए होंगे। इससे मैं पूर्ण से पुनः आप लोगों को इसमें रिवीजन कराऊंगा लास्ट में। ठीक है, सो हर एक टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना चाहती हूँ, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनते हैं और बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। सो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें व्यंजन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे कवर करेंगे साथियों संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या होता है साथियों, तो वे वर्ण आपको याद रखना है, वे व्यंजन वर्ण जो 2 या 2 से अधिक, है ना। संयुक्त का मतलब क्या होता है, संयुक्त का मतलब होता है साथियों जुड़ना, है ना। संयुक्त का मतलब आप समझ सकते हो जुड़ना, यानी कि इससे क्या, इसका परिभाषा क्या हम निकालेंगे कि वे व्यंजन, वे वर्ण जो 2 या 2 से अधिक अक्षरों के संयोजन से मिलकर बने होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इसका परिभाषा मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है कि वे व्यंजन या वे वर्ण जो 2 या 2 से अधिक अक्षरों के 2 या 2 से अधिक अक्षरों के संयोजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है और इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे समझेंगे साथियों कि संयुक्त व्यंजन मतलब 2 या 2 से अधिक वर्णों के संयोजन कैसा होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे साथियों छ, है ना। इसका अगर हम देखें तो ये जो 2 या 2 से अधिक वर्णों से कैसे मिलके बना है, सो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो जो छ है साथियों, ये किससे मिलकर बना होता है, तो आपको पता है यह बना होता है क से और सा से, है ना। का से मिलके बना होता है, सा से मिलके बना होता है और एक
ये जो आपका जो स्वर है इससे, ठीक है। सो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो छ है कितने 3 वर्णों से मिलके बना हुआ है। इसी प्रकार अगर आप त्र को देखोगे तो जो त्र है यह त और र और अ से मिलके बना हुआ है। इसी प्रकार ज्ञा को अगर आप देखोगे तो जो ज्ञा है ज और न और अ से मिलके बना हुआ है। इसी प्रकार स्रा को अगर आप देखते हो तो जो श है साथियों स और र और आ से मिलके बना हुआ है, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको संयुक्त व्यंजन समझ में आ गए होंगे। सो इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ये जो वर्ण होते हैं दो या दो से अधिक 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 व्यंजनों के यानी कि दो या दो से अधिक वर्णों से मिले यानी अधिक वर्णों के मेल से बने होते हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि आपके दिमाग में ये जो वर्ण है ना वो बैठ गए होंगे, ठीक है। अगर जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजन कौन से है, सो इनमें से कोई भी आपको एक जो है वर्ण दे दिया जाएगा, उसमें आपको पहचान के बताना है, ठीक है। सो आप बहुत ही फास्ट वहाँ पे दे पाओगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ, क्योंकि इसमें अगर आपने बहुत ही अच्छे से ध्यान दे के अगर आपने एक बार पढ़ा है सो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अगले चलते साथियों, इसमें आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि छ का स्थान जो है वर्णमाला में का के बाद में आता है, ये आपको याद रखना है। छ का जो स्थान है, छ का स्थान कैसा है, छ का स्थान है का के बाद में आता है, ये आपको याद रखना है। और ये जो छ है त्र अज्ञा और श्र संयुक्त व्यंजन होने के कारण मूल व्यंजन में नहीं आते हैं, ठीक है। ये क्या होता है साथियों, छ त्र अज्ञा ये कैसे है, संयुक्त व्यंजन होने के कारण आपको ये याद रखना है कि ये मूल व्यंजन के अंतर्गत नहीं आते हैं, एवं ल और ळ को द्विगुण यानी कि क्या कहा जाता है, इन्हें द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, तथा ड़ और ला से कोई भी शब्द का आरंभ नहीं होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, और इस बात को आपको याद रखना ही है कि ये जो आपको दिख रहे होंगे ड़ है ना, ये आप देख पा रहे होंगे, ये ड़ हो गया और उसके बाद में ये वाला ड़ है ना, इनका उच्चारण करते हुए यानी कि इनका उपयोग करते हुए कोई भी शब्द का जो निर्माण है यानी कि इनका शुरुआत में निर्माण नहीं होता है, निर्माण नहीं मतलब इनका उच्चारण करते हुए ये जो वर्ण हैं शब्द के प्रारंभ में कभी नहीं आते हैं, ये आपको याद रखना है। और वो दो ही वर्ण है, पूरे वर्णमाला में दो ही ऐसे वर्ण हैं, कौन कौन से, एक ळ हो गया और एक ये ळ होगा, ठीक है, जो कि कोई भी शब्द के प्रारंभ में कभी नहीं आते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है साथियों कि छ त्र अज्ञा और ये कैसे संयुक्त व्यंजन होने के कारण ये जो है मूल व्यंजन में नहीं आते हैं, मूल व्यंजन में शामिल नहीं किया जाता है इन्हें, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं, और नेक्स्ट अगला पॉइंट है साथियों उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है साथियों, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा जो कैसे होती है, जिह्वा ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती हुई तुरंत नीचे गिरती है, तो उसे क्या कहा जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। इसमें द्विगुण व्यंजन को भी शामिल किया जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पे ळ व ळ जो है इन्हें क्या कहा जाता है, उत्क्षिप्त यानी कि उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है इन्हें, ठीक है। सो उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है साथियों, जिन व्यंजनों के उच्चारण में क्या होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अपनी जो जिह्वा है ऊपर उठकर कैसे होती है, मूर्धा को स्पर्श करती हुई, ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती हुई तुरंत नीचे गिरती है, तो उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। इसमें द्विगुण व्यंजन को भी शामिल किया गया है, द्विगुण व्यंजन को शामिल किया गया है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। सो अब हमने तो परिभाषा समझ लिया, ठीक है। परिभाषा समझने के साथ साथ में अगर हम उन जो वर्ण हैं उनको अगर हम प्रैक्टिकली करके देखें साथियों, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ळ है, ळ जब इनका आप उच्चारण करते हो साथियों, तो आपका जो जिह्वा है ना, जब जिह्वा जो है ना ऊपर उठकर कहाँ मूर्धा में स्पर्श करती है और उसके तुरंत बाद कैसे नीचे गिरती है, जैसे ळ है ना नीचे गिरती है, तो
उन्हें क्या कहा जाता है, उन वर्णों को क्या कहा जाता है साथियों, उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। उच्छिप्त व्यंजन के अंतर्गत इन्हें हम पढ़ते हैं, ठीक है। एक हो गया ळ हो गया और ये ळ हो गया, ये दोनों उच्छिप्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसी में हम नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं साथियों, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त यहाँ पे स्पर्श व्यंजन, ठीक है, माफ कीजिएगा, स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास जो है वायु के साथ में वायु के कुछ घर्षण के साथ में बाहर निकलती है, ठीक है। सो वे स्पर्श घर्षण व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। सो वायु के साथ में कैसे निकलते हैं, जब आप चा का उच्चारण करते हो, चा वर्ग का उच्चारण करते हो, जैसे चा हो गया, छ हो गया, ज हो गया, जा हो गया और ञ हो गया, ठीक है। तो इन वर्णों का अगर आप उच्चारण करोगे साथियों, तो आपका जो मुख है ना, मुख से हवा कैसे होगी, बाहर निकलेगी, और बाहर भी कैसे, घर्षण के साथ में निकलती है। इसीलिए इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। सो इसमें आपको बस जो चा वर्ग है, चा वर्ग को याद रख लेना है, और चा वर्ग के अंतर्गत जितने वर्ण आते हैं उन्हें हम किसमें रखते हैं, सो आपको याद रखना है स्पर्श संघर्षी व्यंजन में रखा जाता है, ठीक है। इसी में हम नेक्स्ट अगला देखेंगे, नासिकीय व्यंजन। नासिकीय व्यंजन, नासिकीय व्यंजन क्या होते हैं साथियों, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कैसा होना चाहिए, वायु नाक से निकलती है, वायु नाक से निकलती है, नासिक व्यंजन कहलाता है। नासिक व्यंजन भी मुख्यतः कितने, 5 प्रकार के होते हैं, 5 होते हैं। अब 5 कौन कौन से होते हैं साथियों, सो 5 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इन्हें भी मैं आप लोगों को अच्छा से दिखा देता हूँ, 5 व्यंजन कौन कौन से हैं, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे हर एक वर्ण समझ में आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे साथियों, 5 वर्ण कौन कौन से है। सो एक हो गया ड, उसके बाद में ण, न और न और म। ये ऐसे वर्ण होते साथियों, ये ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय, है ना, जिनका उच्चारण करते समय वायु कैसे निकलती है, नाक से निकलती है ना। सो इन्हें क्या कहा जाता है, नासिक व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नासिक व्यंजन से भी आपको ये जो वर्ण है वो याद हो गए होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट अगला आता है साथियों, लुटित व्यंजन। तो लुटित व्यंजन क्या होता है साथियों, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण से वायु कैसी होती है, जीभ से टकराकर लुढ़कती हुई क्या करती है, लुढ़कती हुई लगती है, तो उसे क्या कहा जाता है साथियों, वे लुटित व्यंजन, उन्हें लुटित व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। सो मैं लुटित व्यंजन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में यहाँ पे क्या होता है, वायु जो है जीभ से टकराकर लुढ़कती हुई लगती है, सो उन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं सो उसे क्या कहा जाता है, लुटित व्यंजन कहा जाता है, ठीक। सो इसमें आता है साथियों, लुटित व्यंजन में र। तो एक ही वर्ण है जिनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा जो जीभ होता है ना साथियों, जीभ कैसे होता है, लुढ़कती हुई, है ना, लुढ़कती हुई बाहर, यानी कि लुढ़कती हुई प्रतीत होती है, ये लुढ़कती हुई लगता है, ठीक है। सो उसे हम क्या कहते हैं, लुटित व्यंजन कहते हैं। और इसमें एक ही वर्ण है जिसमें र, जब भी आप र का उच्चारण करोगे तो जो उच्चारण होता है ना साथियों, सो हमारा जो जीभ होता है, जीभ लुढ़कती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट अगला इसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट अगला पॉइंट है इसमें साथियों, पार्श्व यानी कि माफ कीजिएगा, पार्श्विक व्यंजन। ये क्या होते हैं साथियों, जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्रभाग कैसे होना चाहिए, जिह्वा का अग्रभाग मसूड़ों को क्या करती है, मसूड़ों को छूता है, ठीक है, मसूड़ों को छूता, और वायु कैसे जिह्वा के दोनों पार्श्वों से निकलती है, तो पार्श्व व्यंजन कहलाता है, ठीक है। और पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। और पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है, एक ही है, वो है ल, ठीक है। तो जब भी हम इस ल का उच्चारण करते साथियों, तो होता क्या है कि जब इनका हम उच्चारण करते इसका जब उच्चारण करते हैं तो हमारा जो जीवा का अग्रभाग है ना, जीवा का अग्रभाग यानी कि मसूड़ों को छूता है, यानी जीवा का अग्रभाग जो है कहाँ, मसूड़ों को छूता है। और वायु कैसे होता है, जीवा के दोनों स्पर्श से निकलती है, दोनों ओर
पार्श्वों से निकलती है ना, पार्श्वों से निकलती है, इसीलिए पार्श्विक स्वर इन्हें माफ कीजिएगा, पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है और पार्श्विक व्यंजन होता है ल। तो आप एक बार उच्चारण करके देखिए, जब आप ल का जो उच्चारण करते हैं तो आपके जीभ का जो अग्रभाग होता है किससे, मसूड़ों को छूता है और साथ ही साथ दोनों पार्श्वों से जो हवा जो है निकलती है ना, ल लड़ ल, है ना। सो आप एक बार कोशिश कीजिए बोलने का, ठीक है। सो आप अगर सही उच्चारण करते हैं सो आपको इनको ज़्यादा रटना नहीं है, याद नहीं करना है, आपके दिमाग में ऐसे ही बैठ जाएंगे, बस आपको प्रैक्टिकली करना है और साथ ही साथ मेरे साथ में बोलते जाना है, ठीक है। इसी के बाद में अर्ध स्वर की हम बात करें साथियों। सो अर्ध स्वर क्या होते हैं साथियों, त यानी कि य तथा व, है ना, य तथा व का उच्चारण अवरोध के आधार पर स्वर व व्यंजन के बीच में है, ठीक है, इसीलिए इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। सो आपको याद रखना साथियों कि अर्ध स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, एक हो गया य और व, है ना, अध य और व, है ना, अध व, ठीक है, जो कि ऐसे वर्ण होते हैं, ये ना तो इन्हें स्वर के अंतर्गत रखा जाता है और ना ही व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है, इन्हें इसीलिए इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो दोहराए अब, ठीक है। स्पर्श से कौन कौन से होते हैं, स्पर्श से कौन कौन से होते हैं साथियों। सो स्पर्श से में आपको याद रखना है का से माँ तक, यानी कि का से माँ तक टोटल कितने 25 वर्ण होते हैं। और संघर्षी वर्ण की अगर बात करें साथियों तो संघर्षी में हमने क्या क्या पढ़ा था, तो संघर्षी में हमने पढ़ा था, ये आपको याद रखना है क्या क्या पढ़ा था, क्योंकि हर एक वर्ण को अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से अगर देखते हैं ना साथियों, सो आपको यहाँ पे जो भूलने वाली जो बीमारी है वो नहीं हो पाएंगी, क्योंकि हमें इसमें जो वर्ण है उन्हें याद नहीं करना है, हमें दिमाग में बिठाना है ना। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस निरंतर करते रहना होगा, तो ही आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से इनको याद रख पाओगे, ठीक है। सो संघर्ष यानी कि स्पर्श संघर्ष में हमने क्या क्या देखा था, सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, च देखा था हमने, छ देखा था, ज देखा था, ज देखा था और न देखा था, ठीक है। सो इनको आप अच्छे से दिमाग से इन्हें बार बार रिवीजन कीजिए, इन्हें प्रैक्टिस कीजिए, बार बार बोलने का प्रयास कीजिए। सो आप बार बार अगर बोलते हैं सो ये जो वर्ण है ना आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी में अनुनासिक में हमने क्या क्या पढ़ा था साथियों, अनुनासिक में हमने पढ़ा था न न न और न और म, ये ऐसे वर्ण होते हैं जो अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। और इसमें हमने पार्श्विक में क्या देखा था, पार्श्विक में हमने एक ही पढ़ा था, वो था साथियों ल, ठीक है। उसके बाद में उच्छिष्ट यानी कि इनके अंतर्गत हमने यहाँ देखा था साथियों ल और ड़, दो वर्ण देखा था, ठीक है। और उसी में नेक्स्ट अगला हमने यहाँ पे देखा था लुटित, यानी कि लुटित में कौन सा देखा था, र देखा था अकेला। उसके बाद में ईषत यानी कि श्रेष्ठ या फिर संघर्षहीन या अर्धस्वर, जिससे हमने यहाँ पे कहा था। सो अर्धस्वर के अंतर्गत आता है साथियों य और व, जो होता है अर्धस्वर के अंतर्गत आता है, क्योंकि इन्हें ना तो स्वर के अंतर्गत रखा गया है, ना ही व्यंजन के अंतर्गत माना जाता है, ठीक है, ना ही स्वर के अंतर्गत माना जाता है, ना ही व्यंजन के अंतर्गत माना जाता है, इसीलिए इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम उच्चारण या स्थानों के आधार पर स्वरों और व्यंजनों का हम यहाँ पे वर्गीकरण देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। सो उच्चारण के आधार पर अगर हम देखें साथियों तो मुंह के जिन भागों से वर्णों की ध्वनि का उच्चारण होता है ना, वर्णों की ध्वनियों का उच्चारण होता है, उसे उच्चारण यानी कि उस स्थान को किया जाता है उच्चारण स्थान कहते हैं। और उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्गों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग, सो आपको याद रखना साथियों, एक हो गया कंठ, है ना, कौन कौन सा, सो आपको याद रखना है कंठ, उसके बाद में दंत, कंठ हो गया, तालु हो गया, उसके बाद में मूर्धा हो गया, ओष्ठ हो गया और नाक, है ना। इन वर्गों में इतने यानी कि 6 वर्गों में इन्हें विभाजित किया जाता है और एक एक वर्ग को हम बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे साथियों क्या, कंठ, है ना। सो कंठ क्या होता है साथियों, जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ और
कोमल कंठ और कोमल तालु यानी कि निचला जीभ की सहायता से होता है, उन्हें कंठ व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, सो आपको याद क्या रखना साथियों कि जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ और कोमल तालु की सहायता से होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, कंठ व्यंजन कहा जाता है। कंठ व्यंजन कहा जाता है ना। इसमें जो जो ह होता है, ह और विसर्ग 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 कंठ के थोड़ा यानी कि कंठ के थोड़ा नीचे कंकाल से बोलते हैं, है ना। इसीलिए इन्हें कंकालीय ध्वनि भी कहा जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि जो हाँ और विसर्ग कंठ के थोड़े नीचे कंकाल से बोलते हैं, इसीलिए इन्हें कंकालीय व्यंजन भी कहा जाता है। ये याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है साथियों। इसी के बाद में अगर आप यहाँ पे कंठ व्यंजन या कंठ व्यंजन कौन कौन से आते हैं, अ क ख ग घ ण और ह, ये ऐसे व्यंजन होते हैं जो कि कंठ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसी में हम नेक्स्ट अगला देखेंगे साथियों इसमें तालव्य। तो तालव्य क्या होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण तालु और जीभ की सहायता से होता है। क्या होता है साथियों, तालु व्यंजन कौन से होते हैं, सो आपको क्या याद रखना है, जिन व्यंजनों का उच्चारण तालु और जीभ की सहायता से होता है, तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। तालव्य व्यंजन ई होते हैं साथियों, ई च छ ज झ और न य और स, ये ऐसे वर्ण होते हैं जो कि तालव्य कहलाते हैं। और इसमें क्या होता है साथियों, तालु और जीभ के यानी कि इन वर्णों का उच्चारण हम क्या करते हैं साथियों, तालु और जीभ की सहायता से करते हैं, इसीलिए इन्हें तालव्य व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, सो आपको एक एक वर्ण को आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आपको ध्यान देते हुए समझना होगा साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है मूर्धन्य। ठीक है, सो मूर्धन्य क्या होता है साथियों, जिन व्यंजनों का उच्चारण जिह्वा की नोक प्रायः, इसमें क्या होता है साथियों, जिह्वा की नोक प्रायः कैसी होती है, उलट कर मुर्दा पर स्पर्श करती है ना। सो आपको याद रखना है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की नोक जो है प्रायः उल्टा यानी कि उलट कर मुर्दा को करती स्पर्श करती है, वे मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तब मूर्धन्य ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का उलटना अनिवार्य नहीं है। जिह्वा की जो नोक होती है, जिह्वा की नोक सीधे मुर्दा पर स्पर्श करने से भी मूर्धा ध्वनियाँ उत्पन्न होती है तथा मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आती है, एक हो गया ऋषि, ट, ठ, ड, ढ और न, ये ऐसे वर्ण होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, मूर्धन्य कहा जाता है। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मूर्धन्य जो व्यंजन है वो याद हो गए होंगे। इसके बाद में हम नेक्स्ट अगला देखेंगे दंत व्यंजन। तो दंत व्यंजन के अंतर्गत क्या कौन कौन से आते हैं साथियों, सो आपको याद रखना है, दंत व्यंजन क्या होता है, वे व्यंजन जो जीभ की नोक द्वारा क्या होता है, जीभ की नोक द्वारा ऊपर के दांतों को स्पर्श करते हुए उच्चारित करते हैं। क्या होता है साथियों, ये वे व्यंजन जो जीभ की नोक द्वारा क्या होता है, जीभ की नोक द्वारा ऊपर के दांतों को स्पर्श करते हुए उच्चारित होते हैं, वे दंत व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे प्रैक्टिकली अगर करके देखें तो ट, थ, द, ध और स, ये ऐसे वर्ण हैं साथियों जो कि इनका जब हम उच्चारण करते हैं सो ऊपर यानी कि जीभ जो है नोक द्वारा ऊपर के जो दांतें होती है, दांतों को स्पर्श करती है, उसके बाद में ही इनका हम उच्चारण कर पाते हैं। ठीक है, इसी के बाद में हम यहाँ पे देखेंगे साथियों ओष्ठ। तो ओष्ठ क्या होता है साथियों, वे व्यंजन जिनका उच्चारण क्या होता है, वे व्यंजन जिनका उच्चारण दोनों ओंठ है ना, दोनों ओंठ को मिलाकर किया जाता है, ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, और ओष्ठ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, सो यहाँ पे आपको याद रखना है उ, प, फ, ब, भ, म, है ना, ये ऐसे वर्ण होते हैं जिन्हें ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है। और आपको याद रखने के लिए आपको बार बार रिवीजन करना होगा इनका, तो ही आप अपने दिमाग में बहुत ही अच्छे तरीके से आप बिठा पाओगे। और आपको एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बहुत ही ईजी तरीके से
इसका आंसर आप दे पाओगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला साथियों दंतोष्ट व्यंजन। तो दंतोष्ट व्यंजन क्या होता है साथियों? वे व्यंजन जिनका उच्चारण जो है ऊपर के दांतों और नीचे के ओठों को मिलने से होता है, ठीक है। क्या होता है साथियों? वे व्यंजन जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों और नीचे के जो ओठ है मिलने पर होता है, ओठ के मिलने पर होता है, वे दंतोष्ट व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि प और यह फ, है ना। जब इनका हम उच्चारण करते साथियों, सो हाँ होता क्या है कि जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो दांत और ओठ जो होते हैं मिलते हैं। मिलने के बाद में जब इन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं, ठीक है, यही आपको याद रखना है, ठीक है। तो दंतोष्ट जो व्यंजन है कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है साथियों फ और फ, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगले जो व्यंजन है उनको हम यहाँ पे देखते हैं। सो नेक्स्ट व्यंजन है वत्सर्य व्यंजन। वत्सर्य व्यंजन क्या होता है साथियों? वत्सर्य का अर्थ होता है मसूड़ा, अर्थात ऊपर से क्या होता है साथियों? अर्थात ऊपर के दांतों से कुछ ऊपर मसूड़ों के साथ में जीभ के स्पर्श से व्यंजन बोले जाते हैं। इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि वत्सर्य का अर्थ होता है साथियों मसूड़ा, अर्थात आप कह सकते हैं कि ऊपर के दांतों से कुछ ऊपर, है ना, ऊपर के दांतों से कुछ ऊपर मसूड़ों के साथ में जीभ के स्पर्श के संयोग से स्पर्श से जो व्यंजन उच्चारित किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? सो आपको याद रखना है वत्स व्यंजन कहा जाता है। और वे व्यंजन है साथियों न, र और ल। ये ऐसे वर्ण हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? वत्स यानी कि वत्सर्य व्यंजन कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में आपको याद रखना है साथियों कंठोष्ठीय व्यंजन। तो कंठोष्ठीय व्यंजन क्या होते हैं साथियों? तो कंठोष्ठीय व्यंजन आपको याद रखना है कि जिन वर्णों का उच्चारण कंठ व ओठों की सहायता से किया जाता है। आपको क्या याद रखना है कि जिन वर्णों का उच्चारण कंठों व ओठों की सहायता से किया जाता है वे कंठोष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि ओ, है ना। जब इनका हम उच्चारण करते हैं साथियों तो इनका उच्चारण कैसे हो रहा है? कंठ और ओष्ठ की सहायता से हो रहा है ना। जब आप सही अच्छे से अगर इनका उच्चारण अगर करोगे तो आपको ज़्यादा यहाँ पे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जैसे उच्चारण करोगे वैसे ही आपको यहाँ पे परिभाषा देखने को मिलेगा। सो आपको यहाँ पे ज़्यादा रटना नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला साथियों इसमें कंठ तालव्य क्या होता है साथियों? जिन वर्णों का उच्चारण, है ना, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ व तालु की सहायता से होता है कंठ तालव्य कहलाते हैं, ठीक है। और ये है साथियों ये है एड़ी ए और ए, है ना, दो वर्ण हैं। सो आपको याद रखना है कि कंठ तालव्य जो वर्ण है, कंठ तालव्य व्यंजन है कौन कौन से? ए और ए, है ना। ये वर्ण होते हैं, व्यंजन नहीं है, वर्ण, है ना। वर्ण की बात करता हूँ साथियों मैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे हमने जो यहाँ पे कवर किया है वो पूरा यहाँ पे दिख रहा है। जैसे कंठ तालव्य आपने देखा, तालव्य आपने देखा, मूर्धन्य आपने देखा और दंत्य आपने देखा। सो इनको आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना साथियों। जो कंठ तालव्य स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आए थे? एक अ और अ आया था, ठीक है। इसी में व्यंजन के अंतर्गत आता है साथियों कंठ व्यंजन के अंतर्गत आएगा क, ख, ग, घ, ण, है ना। और अंतस्थ के अंतर्गत आता है एक कौन सा वर्ण? तो वो आता है य। और उसमें व्यंजन के अंतर्गत आता है साथियों स, ठीक है। इसी में अगर हम तालव्य की बात करें तो तालव्य से ई और ई, है ना, और उसके बाद में स्वर के अंतर्गत आते हैं। और व्यंजन के अंतर्गत अगर देखें तो छ, ज, झ और न, है ना। और अंतस्थता के अंतर्गत यहाँ पे या आता है, ठीक है। और श, यह आपको याद रखना है। अब मूर्धन्य की बात कर सकती हो तो मूर्धन्य में स्वर एक ही आता है। कौन कौन सा आता है? मूर्धन्य के अंतर्गत जो वर्ण आता है स्वर वर्ण वो आता है ऋषि, है ना। ये आपको याद रखना है। और व्यंजन के अंतर्गत आता है ट, ठ, ड, ण, ण और न, है ना। ये आपको याद रखना है। और उस व्यंजन के अंतर्गत इसमें देखने को मिलता है साथियों स, है ना। इसके बाद में दंत्य की हम बात करें तो दंत्य में आते हैं साथियों व्यंजन ही आते हैं, इसमें स्वर नहीं आते हैं, है ना। सो व्यंजन के अंतर्गत आएंगे साथियों त, थ, द और न, है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इन्हें एक बार अच्छे से देख लीजिएगा साथियों। उसके बाद में हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे यहाँ पे चर्चा करते हैं कि स्वतंत्रता के यानी कि
स्वतंत्र कंपन के आधार पर कुछ जो व्यंजन हैं उनका हम यहाँ पे वर्गीकरण करते हैं। तो इन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक होता है साथियों अघोष और एक सघोष। ये आपने शायद पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको इससे क्वेश्चन के ही बाहर नहीं जाएंगे आपसे, ठीक है। सो आप ये अगर हम यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे अगर देखें साथियों सघोष, तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में क्या होता है साथियों, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में क्या होता है, कंपन नहीं होता है ना, स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, उन्हें अघोष अघोष कहा जाता है, ठीक है। तो इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि अघोष क्या होता है साथियों, तो अघोष होता है साथियों जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में क्या हो रहा है, कंपन नहीं हो रहा है, तो उन्हें अघोष कहा जाता है। और इनकी संख्या होती है टोटल कितनी, 13 है ना, 13 वर्ण होते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ण होते हैं अघोष के अंतर्गत, सो आपको याद रखना है क ख च छ ट ठ त थ प फ स और श, है ना। सो ऐसे वर्ण होते हैं जो कि जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो इसमें स्वर तंत्र में कोई कंपन नहीं होता है। अब इनका उच्चारण कीजिए, उच्चारण करते हुए इनको महसूस कीजिए कि क्या स्वर तंत्रियों में क्या कंपन हो रहा है क्या, सो नहीं होता है ना। अब इसके बाद में सघोष को अगर हम देखें साथियों, तो सघोष के अंतर्गत सघोष में क्या होता है साथियों, सघोष किससे कहा जाता है, सो आपको याद रखना है जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में क्या होता है, यहाँ पे कंपन होता है, उन्हें सघोष कहा जाता है और इनकी संख्या होती है 31, ठीक है। सो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है साथियों कि अघोष के अंतर्गत वर्ण कितने आते हैं, सो आपको याद रखना है 31, है ना। 13 का याद रखने के लिए आपको क्या करना है साथियों, अघोष के लिए 13 और 13 को आप संख्या यानी कि अंकों को आप पलट दीजिए, सो वो क्या बन जाता है 31, है ना। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में प्रणत्व या फिर वायु के आधार पर व्यंजनों की अगर हम बात करें तो वायु एवं प्रणत्व के आधार पर भी दो प्रकार के इसमें वर्ण होते हैं। कौन कौन से, एक होता है साथियों अल्पप्राण और एक होता है महाप्राण, है ना। सो इसको भी आपको याद रखना है कि एक होता है अल्पप्राण और एक होता है महाप्राण। तो अल्पप्राण क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में कम, है ना, जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास बाहर निकलती है वे अल्पप्राण कहलाते हैं, ठीक है, अल्पप्राण कहलाते हैं। और अल्पप्राण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इसमें आप देखोगे का वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सा, पहला और तीसरा और पांचवा वर्ग इसमें आता है। कौन कौन सा, तो य र ल व, है ना, य र ल और वह है। ये ऐसे वर्ण हैं जिन्हें हम कहते हैं साथियों अल्पप्राण। जब हम उच्चारण करते हैं तो जो हवा जो होती है ना, हवा कैसे निकलती है, जो श्वास जो है कैसे निकलती, कम श्वास निकलती है ना। इसी में अगर हम महाप्राण की बात करें तो महाप्राण क्या होता है साथियों, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास जो है अधिक निकलती है, आवश्यकता से कैसे निकलती है, अधिक निकलती है, सो इन्हें कहा जाता है महाप्राण। और महाप्राण के अंतर्गत आता है साथियों यानी कि ये ऐसे जो वर्ण होते हैं, महाप्राण जो वर्ण होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं साथियों, महाप्राण वर्ण की अगर हम यहाँ पे बात करें, सो जब इनका उच्चारण करते हैं सो जो वायु जो है, श्वास जो है कैसे निकलता है साथियों, आवश्यकता से अधिक निकलता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है।